मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा इस बात का ढोल पीटती है कि लोकतंत्र उनके यहाँ है। उनके यहाँ एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुसलमान बीजेपी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री की ऐसी टिप्पणी की आलोचना करने के लिए पार्टी से निकाल देते हैं जिसकी देश दुनिया में सब जगह आलोचना की जा रही है। आपने हमारे वीडियो भी उस आलोचना से जुड़े देखे होंगे, दुनिया भर के वीडियो आपने देखे होंगे जहां प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में रैली करते हुए झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कांग्रेस पर कि जब उनका राज था तो सारे संसाधन मुसलमानों को दे दिए गए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, यह हिस्सा हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुनिए कि पूरा मामला क्या है और समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी के भीतर किस तरह का लोकतंत्र है, बीजेपी के भीतर मुसलमानों की स्थिति क्या है। बीजेपी ने संसद में मुसलमानों को गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी को पार्टी से नहीं निकाला। रमेश बिधूड़ी अभी भी पार्टी में है। बीजेपी ने साक्षी महाराज को पार्टी से नहीं निकाला। बीजेपी ने अपनी सभा में मुसलमानों को गाली देने वाले अनुराग ठाकुर को पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन एक मुसलमान को प्रधानमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करने के लिए, संयमित आलोचना करने के लिए पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस्मान गनी की। उस्मान गनी कौन है? अब तक आपने इनकी चर्चा सुनी होगी। आज यह वीडियो इसलिए आपको देखना और सुनना चाहिए कि लोकतंत्र की हैसियत बीजेपी में क्या है, बीजेपी में मुसलमानों की हैसियत क्या है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 27 अप्रैल को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष रहे उस्मान गनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, उस्मान गनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 24 अप्रैल को बीजेपी ने उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया था। गनी को बीजेपी से 6 साल के लिए निकाला गया था। बीजेपी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लाखावत ने आदेश जारी करते हुए बताया था गनी को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप में निष्कासित किया गया है। बीजेपी से उस्मान का जुड़ाव बहुत लंबा था। करीब 20 से 25 साल से बीजेपी से उस्मान जुड़े हुए थे। उस्मान बीजेपी की स्टूडेंट शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी थे। ओमकार सिंह ने कहा था, बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप ध्यान दीजिए गनी ने कहा क्या है। उस्मान गनी ने क्या कहा था? उस्मान गनी ने कहा था कि बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने जो कहा वह वाहियात है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, 2023 में गनी ने राजस्थान चुनाव के समय प्रचार के लिए बीकानेर आए मोदी का स्वागत किया था। गनी ने न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन के कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम कनाट प्लेस पर चल रहा था, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राजीव रंजन रास्ते में राह चलते हुए लोगों से बात करते हैं। राजीव रंजन तो यह बात जानते भी नहीं थे कि उस्मान गनी कौन है, लेकिन जब उस्मान गनी
बोलना शुरू करते हैं तब राजीव उनका परिचय लेते हैं और राजीव उसी वक्त यह अंदेशा भी जता देते हैं कि उन पर कार्रवाई बीजेपी कर सकती है। आप बताइए कहाँ से हैं आप? बीकानेर से। यहाँ कैसा बीकानेर से चुनाव हो रहा है, राजस्थान में आप हैं इधर, हम वोट दे के आ गए। कैसा रहा आपके? बढ़िया रहा। ईमानदारी बताइए, पिछली बार सारी की सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास थी, एक हनुमान बेनीवाल जीते थे, 24 बीजेपी। इस बार क्या रहे? इस बार हम 3-4 सीटें लूज करेंगे। बीजेपी हार रही 3-4 सीटें, बाकी जीत जाएगी। कौन कौन सी? कॉम्पिटिटिव है एक तो चूरू तो राजस्थान में, एक बाड़मेर कॉम्पिटिटिव है और भाटी वाली रविंदर सिंह भाटी है, वो नया चेहरा है तो मुझे लगता है लोग उसके साथ जा रहे हैं। हालांकि मैं बीजेपी से ताल्लुक करता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी के। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से बीकानेर के? जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं सीधी बातें करता हूँ। तो आप कह रहे हैं राजस्थान में 3-4 सीटों का नुकसान होगा? जी 100% पक्का होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा, ये मेरी सोच है। मुझे चुनाव तो हो लिए अभी 26 को दूसरा चरण है, तो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सीटों पर हम लोग जीते। तो इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी के हम सब कार्य करते हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासित कार्रवाई करती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये तो करंट बेस में हमको ऐसे ही मिल गए। बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, नाम क्या बताया? उस्मान गनी। जितना आप बोले हैं तो बोलने का तो आप समझ ही रहे हैं, कोई मलाल नहीं है। जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, काम भी पार्टी के लिए खुल के करता हूँ, लड़ता हूँ पार्टी के लिए, एक वोट के लिए संघर्ष करता हूँ और संघर्ष करके अपनी पार्टी के लिए वोट जोड़ता हूँ। तो जब मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं पार्टी के खिलाफ भी बोलूँगा। देखिए, राजस्थान में आज फिर गए थे, आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आई तो दलितों आदिवासियों का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जो आरक्षण है वो चल रहा है, चालू रहेगा। तो आपको लगता है कि मुझे, अब आपने जब खुद भाजपा का होके ये बता दिया कि 3-4 सीटों का, वैसे मुझे लगता है शायद नहीं होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं राजस्थान इस बार गया नहीं चुनाव में, अभी चुनाव 4 महीना पहले हुआ था तो बीजेपी ने इतना अच्छा किया, फिर ऐसा क्यों? आइडियोलॉजी है, पब्लिक है, कुछ जाट नाराज है हमारे से, तो हमने एक टिकट काटी है उसकी, राहुल कसवा की, तो उसको लेके जाट लामबंद है, जाट अगेंस्ट है। जाट एससी और मुस्लिम समीकरण बन के चूरू को तो डेफिनेटली मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं हमेशा आज भी चर्चा कर रहा था और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब मोदी जी योजनाओं की बात करते हैं, जो लाभार्थियों की बात करते हैं, तो उसमें मुसलमानों का भी वही प्रतिशत है जो देश का है, तो उनको भी सारी चीज़ें मिलती हैं और वो फ़ायदा वो महसूस करते हैं। अभी एक चाचा बैठे थे, वो बोले मोदी सब कुछ दे रहा है तो क्या करें। के मुकाबले में बीजेपी के आसपास भी नहीं है कांग्रेस, है ना। बीजेपी डेवलपमेंट का काम करती है, चारों तरफ बेहतर काम करती है, लेकिन चूंकि चुनाव आता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चीज़ें हो सकता है। वोट मैं कहता हूँ, एक मुसलमान, जैसे आप मान लीजिए भाजपा में आपको काम भी किया, आपको जो भी पार्टी ने पद भी दिया है जिला अध्यक्ष का, और आप देखते हैं कि विकास हो रहा है मुसलमानों में, आप जाके कहते हैं कि अरे भाई मोदी जी ने अनाज दिया तुझे मुस्लिम होने की वजह से वोट देते हैं, uसी वजह से मुसलमान वोट देता है। और जब चुनाव के वक्त जब आप विकास की बात करते हैं तो, लेकिन आप जब शासन में आ जाते हैं, तब जब चुनाव आता है तब आप मुसलमान को थोड़ा दूर करने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि ये नज़दीक आ जाए तो हिंदू वोट पोलराइज ही ना हो। नहीं, पोलराइज तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ फ़र्क पड़ता है, सियासी मकसद हैं इन चीज़ों के, तो उसके लिए कुछ होता है, चलता है, वो कोशिश करेंगे ना हो। तो आपने देखा कि उस्मान गनी ने लोकतंत्र की खूबसूरती की बात की थी। उस्मान गनी ने कहा था कि हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें सभी मजहब के लोग रहते हैं, और उस्मान गनी ने कहा था कि हमें वोट के लिए मुसलमानों के पास जाना होता है जहां लोग हमसे इन टिप्पणियों पर जवाब मांगते हैं। आपने देखा कि उस्मान गनी ने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में प्रधानमंत्री से सवाल किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ईमेल लिखने की बात भी कही थी। आखिर क्या ऐसी बात है जो उस्मान गनी की प्रधानमंत्री को
इस कदर परेशान करती है और बीजेपी को इस कदर परेशान करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उनकी टिप्पणी के बाद, उनका वीडियो वायरल होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव बाकी था। जब राजस्थान में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है गनी को। अब इस पुलिस की गिरफ्तार करने की कार्रवाई को जरा समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लंबी रिपोर्ट इस पर प्रकाशित की है। हम उसी रिपोर्ट के हवाले से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसमें स्थानीय अखबारों को भी हमने देखा, लेकिन किसी ने भी एक्सप्रेस की तरह पूरी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी है। बीकानेर पुलिस की कार्रवाई पर इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर में लिखता है, मुक्ता प्रसाद नगर के एसएचओ धीरेन्द्र शेखावत बताते हैं, गनी शनिवार को दोपहर थाने पहुंचे। इससे पहले उनके घर पुलिस की गाड़ी भेजी गई थी। पुलिस की गाड़ी सावधानी बरतते हुए उनके घर पर भेजी गई थी जब उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान दिया था। आपने कभी ऐसी खबर सुनी है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई बयान दे? उनकी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता और बीकानेर में अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं, बीकानेर में अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष थे उस्मान गनी। तो पुलिस बता रही है कि उस्मान गनी के घर पर गाड़ी भेजी गई थी। जब उस्मान गनी दिल्ली से लौटते हैं और उनको जानकारी मिलती है कि उनके घर गाड़ी भेजी गई थी, तो वह इस मामले की जानकारी लेने के लिए थाने पहुंचते हैं। लेकिन एसएचओ क्या कह रहे हैं? एसएचओ कह रहे हैं, गनी ने पूछा कि उनके घर गाड़ी क्यों भेजी गई थी। एसएचओ ने आगे कहा, हम गनी को जानते भी नहीं थे। थाने के आगे नाकेबंदी थी, वहां पर गनी ने आकर नाटक करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 151 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक नागरिक के अधिकार को समझने की आप कोशिश करें कि किसी के घर आप पुलिस की गाड़ी भेजते हैं और वह नागरिक थाने में आकर आपसे पूछता है कि उसके घर गाड़ी क्यों भेजी गई थी, तो पुलिस बदले में उसके थाने पहुंचने को लेकर, सवाल करने को लेकर नाटक कहती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस ने यह नहीं बताया कि उस्मान गनी के घर गाड़ी किस लिए भेजी गई थी, लेकिन धमकी भरे लहजे में एसएचओ कहते हैं, उस्मान लॉकअप में है, हम उसे एडीएम के सामने पेश करेंगे और शांति बनाए रखने के लिए 6 महीने तक कुछ प्रावधानों के तहत निगरानी में रख सकते हैं। एक दूसरे सब इंस्पेक्टर राधेश्याम बताते हैं, गनी ने कुछ कमेंट किया था। इसका मतलब है पुलिस को कुछ भी नहीं पता है कि मामला चल क्या रहा है। जो ऊपर से आदेश आए हैं, केवल उसका पालन किया जा रहा है। राधेश्याम बताते हैं, गनी ने कुछ कमेंट किया था, उनका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सीआरपीसी की धारा 151 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। तो आपने पहले सुना गनी ने क्या कहा था, आपने सुना कि पुलिस क्या कह रही है। अब आपको सुनना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था। आप इस भाषण को सुनिए और जो बात थोड़ी देर पहले गनी ने कही थी, दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा कि प्रधानमंत्री ने क्या सही कहा था। सुनिए प्रधानमंत्री का बीकानेर में दिया गया भाषण का वह हिस्सा जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे
उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वह दावा न केवल झूठा था बल्कि हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादा के प्रतिकूल था। एक प्रधानमंत्री के रूप में आप कैसे लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण कर सकते हैं, यह इस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना इसलिए की गई थी क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, भारत में कोई राजतंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी पर यह आरोप भी लगे कि जब जब उनको लगता है कि उनकी राजनीति में असुरक्षा बढ़ रही है, जब जब उनको लगता है वोटर बुनियादी मुद्दों के पास जा रहा है और उनसे दूर जा रहा है, तो प्रधानमंत्री अपने सबसे सेफ जोन यानी सांप्रदायिकता के पास चले जाते हैं और सांप्रदायिक भाषण देना शुरू कर देते हैं, नागरिकों के बीच विभाजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह सब हम लोग गुजरात चुनाव में जब वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से लेकर अब तक लगातार देखते रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा, जो भी पार्टी के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। गनी ने पार्टी की लक्ष्मण रेखा पार की थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आप यह सवाल भी आपको पूछना चाहिए, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आप बीजेपी के वोटर हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि एक कार्यकर्ता जो मुसलमान है और जो वह मुद्दे उठाकर आपके सामने लेकर आया जिस पर उसको परेशानी पेश आती है, क्योंकि राजस्थान में भी मुसलमान वोटों की अहमियत है, तो कैसे वो अपने मतदाताओं को कन्विंस करता है, कैसे वह मुसलमानों को कन्विंस करता है, समझाता है कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 20 वर्षों से वह पार्टी का एक कार्यकर्ता है, ठीक उसी तरह का कार्यकर्ता है जैसे मोदी कार्यकर्ता है, जैसे जेपी नड्डा कार्यकर्ता है, जैसे राजनाथ सिंह कार्यकर्ता है। वह प्रधानमंत्री जो अपनी आलोचना को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, वह प्रधानमंत्री जो जब विदेशों में देश में भाषण देते हैं तो बताते हैं कि उनकी आलोचना कितनी जरूरी है और वह आलोचना को कितना पसंद करते हैं। और वही प्रधानमंत्री अपनी आलोचना के बाद अपने एक जिला अध्यक्ष को जेल में भेजते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। बीजेपी के बड़े मुसलमान नेताओं शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ओर से क्या कोई बयान आता है। अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की यह स्थिति है, 10 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी की आंतरिक लोकतंत्र की यह स्थिति है, तो आप सोचिए कि जो सामान्य नागरिक हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं, उनको किस किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी। बहुत सारी खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। अखबारों में कहीं सिंगल कॉलम और छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइन की खबरें दब कर रह जाती हैं। यह भी देखिएगा कि आज राजस्थान और देश के दूसरे हिंदी अखबारों ने इस खबर को कैसे प्रकाशित किया है। सब ने केवल यही लिखा है, प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उस्मान गनी को पार्टी से निकाला गया और अब गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए और नागरिकों के सवाल आगे लाने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।